हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारे आज के इस लेक्चर में हम इन डिटेल में कवर करेंगे उन क्वेश्चंस को जो एनटीए ने हर बारी आपके नेट एग्जाम में पूछा है और ये कॉन्सेप्ट आपके बुक्स में मेंशन भी नहीं किया गया है। तो आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन, वहां पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चालू है। आप उन वीडियोस को देख सकते हो। 100% गारंटीड आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इन डिटेल में हमने हर उन कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो एनटीए हर बारी एग्जाम में पूछ रहा है और आपकी बुक्स में वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सो डू वॉच दोज वीडियोस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following are the elements of observation learning, one of the outcomes of Bandura's social cognitive theory of learning? तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी को ऑब्जर्व करने की बात करता है, यानी किसी को ऑब्जर्व करके सीखना, है ना। तो देखो, बेसिकली ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती क्या है। यहां पर आप किसी दूसरे को देखकर फिर उसको कॉपी करके आप सीखते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर क्या होता है, आप किसी दूसरे को देखते हो, देखकर सीखते हो, फिर जो आपने सीखा है आप उसी को कॉपी करते हो। दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ना, उसी से हमको ये आउटकम मिला था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। तो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है। जब आप किसी दूसरे को देखकर सीखते हो और जो आपने बिहेवियर सीखा है आप उसको कॉपी करते हो, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के बात करने का तरीका बहुत पसंद है, आप क्या करोगे, आप उसके बात करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि वो कैसे बात करता है, फिर आप उसी को कॉपी कर रहे हो, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। अब देखो, ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है। तो कॉग्निटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब भी कॉग्निटिव का नाम आएगा, समझ जाना ये बात करता है माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, थिंकिंग के बारे में, है ना। कुछ लर्निंग हो रही है माइंड से, ठीक है। सोशल का मतलब ये सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमारी क्या बोलती है, जो भी लर्निंग आप सोसाइटी के इंटरेक्शन से करते हो उसको हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जहां पे सोशल, सोसाइटी, समाज का नाम आ जाएगा वहां पे हमेशा इंटरेक्शंस की बात होगी, ठीक है। तो जो भी लर्निंग आप सोशल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट से समझते हो, सामाजिक तौर से समझते हो, सोसाइटी में रहकर आप जो भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपने बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड या कोई भी बिहेवियर लर्निंग करते हो, हम उसको कहते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, हमारी जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है इसका अटेंशन, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट है इसका रिटेंशन। थर्ड आता है इसका एलिमेंट रिप्रोडक्शन। एंड द लास्ट वन इज मोटिवेशन, ठीक है। अब देखो, अटेंशन यहाँ पे कैसे काम करता है इस ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के अंदर। अटेंशन का मतलब ये होता है कि आप जिसका भी बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसको ध्यान से कैप्चर करना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी के बात करने का तरीका बहुत पसंद है, तो मुझे जिनका बात करने का तरीका पसंद है, अब मैं यहाँ पे उनको बहुत ही अटेंशनली मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरा उनके ऊपर मेरा ध्यान है, मैं कैप्चर कर रही हूँ कि वो कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज अटेंशन। उसके बाद मैंने देख लिया वो कैसे बात कर रहे हैं, मैंने नोटिस करके एकदम दिमाग में उसको पूरा कॉपी कर लिया कि ये ऐसे बात कर रहे हैं। फिर रिटेंशन में क्या होगा, रिकॉल करना, यानी उनको मैंने जैसे बात करते हुए देखा है, अब मैं अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर रही हूँ कि हाँ, उन्होंने इस वक्त ऐसे किया था, इस अंदाज में ये डायलॉग बोला था, इस तरीके से उन्होंने ये बात बोली थी, उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था, उनका हाथ ऐसा था, उनका मूवमेंट ऐसा हो रहा था। तो मैं उन सब चीजों को क्या करूँगी, यहाँ पे रिकॉल करूंगी, याद करूंगी, मेमोराइज करूंगी। इसके बाद थर्ड लेवल पे मैं क्या करूंगी, रिप्रोडक्शन, यानी कि अब मैंने जो उनको बात करते हुए उनका मैंने तरीका सीखा है, उसको याद करने के बाद अब मैं उसको वैसे ही बात करूंगी, अब मैं उसी तरीके से अब मैं बात करूंगी, उसी अंदाज में मैं बात करूंगी, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। फोर्थ आएगा हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में देखो दो चीज होगी,
मैंने उनको कॉपी करके तो मैंने बात करी, मैंने उनको नोटिस किया, अटेंशन से दिया, देन मैंने उसको कॉपी किया, ठीक है, इमिटेट किया जिसको हम कहते हैं। अब इमिटेट करने के बाद मान लो अगर दूसरे लोगों को मेरा बात करने का वो तरीका पसंद आ रहा है, वो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आगे भी उसी तरीके से बात करूंगी। ओके, अब सेकेंड केस, मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है ये कैसा बात कर रही है, ये कैसे बोल रही है, इसके हाथ कैसे जा रही है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, तो लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, मुझे नेगेटिव फीडबैक इससे मिला। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके 4 एलिमेंट्स है। सबसे पहला अटेंशन, फिर आता है रिटेंशन, देन आता है फिर हमारा रिप्रोडक्शन, एंड द लास्ट वन इज मोटिवेशन। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, बी, डी एंड ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स आर एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट आपको दिया है। एक तो यहाँ पे दे दिया है लर्निंग थियोरी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, और यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दे दिया है मेमोरीज के बारे में। अब आपको इसको कनेक्ट करके आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, और आप इसको कनेक्ट करके आंसर तभी दे पाओगे जब आपको इनका मीनिंग पता है। तो देखो पहले तो हम समझते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ये लर्निंग थियोरी है। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले सोशल कॉग्निटिव थियोरी बताई। तो देखो एक तो होती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके, एक आ जाएगी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, और एक तो अभी जो मैंने आपको वहां पे बताया सोशल कॉग्निटिव, जो आप समाज की इंटरेक्शन से सीखते हो। अभी हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की। हम इन डिटेल में आगे इसका जो लेक्चर है ना वो हमारे चैनल पे कवर करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप इसका आंसर दे पाओ। तो देखो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, ये बात करता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। अब पहले तो ये देखो कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशनिंग का मतलब ये है कि रिपीटेशन करके कोई भी बिहेवियर को अपनी हैबिट बना लेना। ठीक है, तो कंडीशनिंग कैसी होती है, कोई भी चीज को रिपीट कर करके अपने अंदर बदलाव लाना या अपना वो बिहेवियर बना देना, दैट इज कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंडीशनिंग हो गई है ना, सुबह उठना है, ब्रश करना है, ये क्या है, ये हमारी कंडीशनिंग, ये दिमाग में रिपीट कर करके यही हमारा बिहेवियर बन गया है। ठीक है, दैट इज कंडीशनिंग। आपको ब्रश करना है, कोई आपको याद दिलाता है क्या, नहीं, आप कंडीशन कर दिए गए इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो आता है, एक आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक आता है ओपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होता है। ओपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, री, यहाँ पे री की वजह से आपके अंदर एक बिहेवियर हैबिट बन जाती है। और क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की वजह से आपके अंदर बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, देखो मान लो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जांपल ये मैं देती हूँ। एक व्यक्ति ने कर्ड खाया, ठीक है, और कर्ड खाने के बाद उसको कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया। तो अब क्या होगा, उसके दिमाग में ये चीज अनकॉन्शियसली, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ये अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी वो व्यक्ति कर्ड देखेगा या सोचेगा कर्ड खाने, तो उसके दिमाग में हमेशा आएगा कि अभी मैं ये कर्ड खाऊंगा मुझे कोल्ड या फ्लू हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग हो गई है कि मुझे कर्ड खाने की वजह से ही हमेशा सर्दी, कोल्ड या फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियसली आपके अंदर ये काम करती रहती है, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, री। अब यहाँ पे री के अंदर आएगा आपका रिवॉर्ड या पनिशमेंट। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, बहुत अच्छे से क्लास में रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, उसको रिवॉर्ड दे रही हूँ कि हाँ भाई चलो स्टार दे रही हूँ, गुड लिख के दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, अब ये बच्चा बार बार अच्छा ही परफॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि नहीं भाई मैं अगर अच्छे से करूंगा मुझे टीचर रिवॉर्ड देगी, स्टार देगी, गुड देगी, क्लास में बच्चे मेरे लिए क्लैप करेंगे। तो क्या अब ये इसका बिहेवियर बन जाएगा, नेचुरली इसका बिहेवियर बन जाएगा। अब पनिशमेंट, क्लास में बच्चा अगर अच्छा नहीं कर रहा है, मैं उसको डांट रही हूँ, मैं उसको पनिशमेंट दे रही हूँ, तो अब ये बच्चा क्या करेगा, इस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। यानी कि जब भी वो वापस से ये गलती करने के लिए सोचेगा क्लास में, तो उसको मेरा ये पनिशमेंट याद आएगा, फिर क्या करेगा, वो अपने आप को चेंज करेगा, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएगा कि नहीं मुझे ये बिहेवियर वापस से रिपीट नहीं करना वरना टीचर पनिश करेगी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब हमको ये मेमोरी पे बेस्ड बताना है कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग का इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स है। तो देखो हमको ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो देखो हमको यहाँ पे क्या लिख के दिया है, देखो यहाँ पे हमको इम्प्लिसिट, एडिटिव, रेट्रोएक्टिव एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी,
हमको यहाँ पे 4 मेमोरीज दी है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरीज जो है वो हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आती है। तो देखो, मेमोरी जो है ना, एक आपकी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। हम यहाँ पे आज सिर्फ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी दो मेमोरीज आती है। एक आती है आपकी इम्प्लिसिट और एक आती है आपकी एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है आपके पास्ट इवेंट्स, आपके प्रीवियस इवेंट्स को रिकॉर्ड करके जो मेमोरी रखी होती है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आपके जो पास्ट इवेंट, पास्ट मेमोरीज, पास्ट नॉलेज जो रिकॉर्डेड होती है वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के आपके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती, यानी कि देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप शॉर्ट अमाउंट ऑफ यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में रखते हो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे कि मान लो आपको कोई फोन नंबर दे रहा है, ठीक है, उस वक्त आपके पास पेन नहीं है, आपको पेन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, वो जो तुरंत तुरंत उस नंबर को आप मेमोराइज करोगे ना, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो आपको याद रहेगा वो नंबर, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो नंबर आप भूल जाओगे। तो ये आती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी का दिया है, तो अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म पे ही फोकस कर रही हूँ। देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये हमारी लॉन्ग टर्म के अंदर आती है, जो लंबे समय तक के लिए आपके दिमाग में मेमोरी को रुका के रखती है, ठीक है, स्टोर करके रखती है। तो देखो, इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अनकॉन्शियसली आपके अंदर चलती है, यानी कि आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना नहीं होता है, ये आपके अंदर कंडीशन कर दी जाती है और आपके अंदर ये हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको सुबह ब्रश करना है, तो आपको कोई याद नहीं दिलाता, आपको सुबह सोचना पड़ता है कि अभी मैं उठूंगा, ब्रश निकालूंगा, पेस्ट लगाऊंगा, फिर ब्रश करूंगा, नहीं, आप डायरेक्टली, ठीक है, आप क्या करते हो, आप उठते हो, आप ब्रश करते हो, ठीक है। या फिर मान लो ड्राइविंग सीखना, जैसे अगर आपने बाइक चलाना या ड्राइविंग करना आपने सीख लिया है, तो क्या आप जब भी बाइक चलाते हो तो आप कॉन्शियसली सोचते हो अभी मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं, क्या होता है, आप बाइक स्टार्ट करते हो, बैठते हो, आप चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपने जो सीखा है वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए बस गया है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो आपके अंदर कंडीशन हो गई है, और वो अनकॉन्शियसली, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर चलती ही रहती है। जब भी आप वो काम करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। जैसे खाना खाना, भूख लगना कोई आपको याद दिलाता है क्या? नहीं, आपको पता है आपको भूख, आपको कब खाना है, वो सब ऑटोमेटिकली अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस भी बोलते हैं हम इसको, ऑटोमेटिक मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलती रहती है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आपको यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट लगाना होता है, यानी कि आपने जो भी पास्ट में सीखा है, आपने प्रीवियसली जो भी सीखा है, आप उसको क्या करते हो, कॉन्शियसली रिकॉल करके, याद करके, फिर इसको आपको याद आता है। जैसे कि मान लो एल्जेब्रा का या मैथ्स का कोई भी सम, जब आप मैथ्स का सम कर रहे हो, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप क्या करते हो, आपने जो सीखा था उसमें आप उसको याद करते हो, फिर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, ठीक है। तो इम्प्लिसिट में क्या आएगा, आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जो प्रीवियसली सीखा हुआ है वो आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली चलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रश करना, खाना खाना, या जो भी बाइक या कार को आप चलाना जो आपने पहले सीखा हुआ है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आपने जो सीखा हुआ है प्रीवियसली, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है, आप उसको एफर्ट्स लगा के याद करते हो। जैसे कि मैथ्स का कोई भी सम, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम आ जाए, आपने जो बेसिक सीखा है आप उसको याद करोगे, देन यू विल अप्लाई, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली होता है, आपके दिमाग में जो चीज आ गई, कंडीशन कर दी गई, जो आपकी हैबिट बन गई, वो विदाउट एनी एफर्ट वो रिपीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको इसका मीनिंग भी बताती हूँ कि ये आइडेटिक मेमोरी एंड रेट्रोएक्टिव मेमोरी क्या होती है। देखो, रेट्रो के नाम से ही पता है कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो जितनी भी पास्ट इवेंट की बात होती है, पास्ट इवेंट की मेमोरी होती है, वो सब आपके रेट्रोएक्टिव मेमोरी के अंदर ही आती है, ठीक है। अब ये आइडेंटिक मेमोरी क्या होती है, देखो, आइडेंटिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी विजुअल या इमेज दिखाया गया, ठीक है, आपने थोड़े वक्त के लिए देखा, फिर आपके सामने से इस इमेज को हटा दिया जाएगा, एंड देन अब आप रिकॉल करोगे कि आपने क्या देखा, आप उसको वैसे ही डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, वो वैसी मेमोरी होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन नंबर का यहाँ पे एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ कि एक कार्ड है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आपने उस देखा, आपने नंबर्स को यहाँ देखा, और उसके बाद वो कार्ड हटा दिया गया। अब आप
वो नंबर किसी को डिस्क्राइब करके बताओगे कि हाँ उसके अंदर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ था, तो ये भी ना थोड़े ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, ठीक है, ये ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये मेमोरी रिटेन रह पाती है, ठीक है। देखो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इनके अंदर और भी पार्ट्स आते हैं, वो हम इन डिटेल में एक मेमोरी का जो हम पूरा एक कॉन्सेप्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बताया है कि ये मेमोरीज किस तरीके से काम करती है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम्स अंडर नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक कैटेगरी। तो यानी हमसे करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि नॉन टेक्निकल और या नॉन साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर गिवन ऑप्शंस में से कौन से मॉडल्स आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, करिकुलम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे इन डिटेल में करिकुलम एंड सिलेबस का डिफरेंस बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को जरूर देखो, वो हमारे चैनल की टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखो करिकुलम एंड सिलेबस क्या होता है, मैं शॉर्ट एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लो आपने बीएड के कोर्स में एनरोलमेंट करी, ठीक है, तो बीएड 2 इयर्स का होता है, तो पूरे 2 साल के अंदर आप क्या टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है, उनका इवैल्यूएशन कैसा होगा, आपके एग्जाम्स कैसे होंगे, आपके वाइवा होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके रिटन एग्जाम कितने से होंगे, ठीक है, थियोरी प्रैक्टिकल ए टू जेड आप पूरे बीएड के 2 साल के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो, वो जो पहले से डिसाइड होता है वो होता है हमारा करिकुलम, ठीक है, कि आपके यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आएंगे, आपके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, वाइवा में कितने मार्क्स मिलेंगे, सब पूरा करिकुलम में आता है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस हमारे करिकुलम का पार्ट होता है। सिलेबस जो होता है वो टीचर डिसाइड करती है, वो वेरी करता है, ठीक है। करिकुलम क्या होता है, आप जिस स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ये वो लोग डिसाइड करते हैं, वो फिक्स कर देते हैं। सिलेबस क्या होता है, ये टीचर के ऊपर बेस्ड होता है, कि जैसे कि मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर ने बोला कि भाई मुझे सिर्फ 10 यूनिट्स रखनी है, कुछ यूनिट्स को वो स्किप कर रही है, ठीक है, तो सिलेबस करिकुलम का पार्ट है। सिलेबस का एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में जितने आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ओके, सेकेंड सेमेस्टर्स में कितने पूछे जा रहे हैं, तो ये सिलेबस होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब करिकुलम के देखो मॉडल्स होते हैं, एक होता है नॉन टेक्निकल जिसको हम नॉन साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, और एक होता है टेक्निकल एंड साइंटिफिक। मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। देखो हमारे पास दो तरीके के हमारे करिकुलम के मॉडल होते हैं, एक होता है टेक्निकल जिसको हम लोग साइंटिफिक भी कहते हैं, ठीक है, एक हो गया हमारा टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल एंड द अदर वन इज नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, ठीक है। अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है। टेक्निकल साइंटिफिक का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको इजी में बताऊं, ये हो जाता है टीचर सेंटर्ड। क्या हो जाता है, ये हो जाता है टीचर सेंटर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, अब वो टीचर हो सकती हैं हमारी, या हम जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का पूरा एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट हमारा करिकुलम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई बच्चे को सब्जेक्ट मैटर हमको पढ़ाना है, ताकि जिससे एक लर्निंग आउटकम निकले, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने बीकॉम में एडमिशन लिया, तो अब बीकॉम के अंदर हमको क्या पढ़ाना है, हाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है, अकाउंट्स मैनेजमेंट टैक्स, और ये पढ़ने के बाद ये पूरा आपको हमको पढ़ाना है, ये हमने फ्रेम कर दिया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या निकले, लर्निंग आउटकम क्या निकले, कि हाँ भाई अब आप बीकॉम ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है। यहाँ पे पर्पस यही है बच्चे को एजुकेशन देना, बच्चे को एजुकेटेड बनाना, कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे इफेक्टिवली हो, बच्चे को पढ़ाया जाए और बच्चा एजुकेटेड बंदा बन जाए। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा फोकस इस पे इसी का होता है, ठीक है। नॉन टेक्निकल में क्या होता है, ये यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होता है। ये क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, यहाँ का मेन फोकस ये होता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी हम इसको कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे लर्नर की नीड के हिसाब से, लर्नर की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे करिकुलम बनाया जाता है, जिसके अंदर देखो टेक्निकल में क्या होता है, टीचर बनाती है करिकुलम, नॉन टेक्निकल में क्या होता है, टीचर प्लस लर्नर, लर्नर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे करिकुलम बनाया जाता है लर्नर की नीड, लर्नर की जरूरत के मुताबिक, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। टेक्निकल साइंटिफिक में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो टीचर बनाती है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो टीचर डिसाइड करती है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और उस तरीके से ये करिकुलम फ्रेम किया जाता है। नॉन टेक्निकल में लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के अंदर
कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। तो एक है हमारा टेक्निकल साइंटिफिक है ना मॉडल, और एक है हमारा नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टेक्निकल के अंदर क्या कौन कौन से मॉडल्स है। एक आता है हमारा हिल्डा टाबास मॉडल, जिसको हम लोग ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं, ओके। फिर इसी के अंदर एक आता है हमारा गुडलेट्स मॉडल। फिर एक आता है हमारा इसी के अंदर हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल। और ये जो हमारा नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल के अंदर आता है हमारा ओपन क्लासरूम मॉडल। सेकेंड आएगा इसके अंदर रॉगर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वाइंस्टाइन एंड फैंटेनी मॉडल, ठीक है। अब देखो ये जो हिल्डा टाबा मॉडल है, देखो हिल्डा टाबा का क्या कहना है। हिल्डा टाबा कहती हैं कि करिकुलम को जो यूज करता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम बनाते वक्त। अब करिकुलम कौन यूज करता है, टीचर यूज करती है ना, करेक्ट। तो हिल्डा टाबा क्या कहती हैं, करिकुलम जो यूज करता है यानी जो हमको पढ़ा रहा है करिकुलम, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम बनाने में। तो टेक्निकल में यही होता है ना, एक्सपर्ट या टीचर्स हमारे बनाते हैं करिकुलम। और हिल्डा टाबा ये भी कहती हैं एक स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करी जाए फॉर दी स्टूडेंट्स, जिससे हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ठीक है। और ये यूज करती हैं इंडक्टिव अप्रोच, इसलिए हम इसको ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो गुडलेट मॉडल का क्या कहना है कि ये सिर्फ, देखो ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे फोकस नहीं कहते, इनका कहना है कि भाई सब्जेक्ट फोकस या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमको अचीव करना है, उसके अलावा जो एक एजुकेशन के अंदर के जो अदर कंपोनेंट्स है उन सबको भी कंसिडर किया जाना चाहिए वाइल फ्रेमिंग दी करिकुलम, ठीक है। यानी कि ये बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच की, कि सब्जेक्ट मैटर या लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ और भी जितने कंपोनेंट्स है हमारे एजुकेशन के अंदर वो भी कंसिडर करे जाने चाहिए। अभी जो हंकिंग का डेवलपमेंट मॉडल है ये एक डिसीजन मेकिंग मॉडल भी है, ठीक है। ये एक डिसीजन मेकिंग मॉडल भी है जिसके अंदर हमको फीडबैक एंड एडजस्टमेंट का लूप मिलता है। यानी कि देखो अभी अगर जिसने करिकुलम बनाया ऐसा करिकुलम बनाया जाए कि अगर कभी ये लगे कि नहीं इसके अंदर कुछ बदलाव करना है, ये बच्चों के समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों के लिए ये सही नहीं है, मतलब कुछ भी अगर चेंजेस करा जाए तो वहां पे जाकर आप प्रीवियस स्टेजेस में जाके आप इसको चेंजेस या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन टेक्निकल के अंदर आता है हमारा ओपन क्लासरूम मॉडल। ये बेसिकली बात करता है लर्निंग बाय डूइंग की। ये क्या बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर है वो उसके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। वो यहाँ पे एज अ एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे लर्नर टीचर के साथ कोलैबोरेट होके, लर्नर लर्नर के साथ कोलैबोरेट होके लर्निंग करता है। तो ये ओपन क्लासरूम मॉडल। रॉजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, देखो इंटरपर्सनल से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग इनकी बात करता है, ठीक है। वाइंस्टाइन एंड फैंटेनी क्या बात करता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। सो आई होप आपको ये मॉडल्स क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल्स का ओपन क्लासरूम मॉडल, क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। रॉगर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन की बात होती है। एंड वेनस्टाइन एंड फैंटिनी की। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, सी एंड डी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।